नमस्कार साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी तक CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। तो साथियों, लोड बढ़ने पर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है जिससे आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण लॉसेज होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फील्ड के अनुसार DC जनरेटर का नाम क्या है। तो आप योग देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको उसकी दिशा किधर है ये ज्ञात करके आपको पता करना है कि यह कौन सा DC जनरेटर है। तो साथियों, ऊपर वाली जो बाइंडिंग देख रहे हैं वो श्रेणी बाइंडिंग है और ठीक नीचे वाली जो बाइंडिंग है वो शंट बाइंडिंग है। अब दोनों बाइंडिंग में आपको देखना है कि धारा की दिशा किधर है। तो ऊपर वाली बाइंडिंग में आप देख पा रहे हैं कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। यदि शंट फील्ड में देखें तो यहाँ भी धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। जब दोनों फील्ड में धारा की दिशा सेम होती है, ठीक है, तो उस समय जो जनरेटर होता है उसे संचयी यौगिक जनरेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर, नीचे दर्शाए अनुसार कौन सा लॉजिक गेट सत्य तालिका को संदर्भित करता है। तो साथियों, यदि y = a × b है तो यह एंड गेट होता है। ठीक है, यदि y = a + b है तो इसे आर गेट के नाम से जानते हैं। यदि y = a है तो ये होता है नॉट गेट। जैसा कि आप सारणी देख रहे हैं तो सारणी में जो इक्वेशन है y = a.b है तो यह एंड गेट का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4 नंबर, चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है। तो कौन सा टेस्ट हो रहा है आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वायर शाफ्ट पे लगा हुआ है और दूसरा वायर कम्यूटेटर पे लगा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें हम इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से जो आपका कम्यूटेटर है, जो बाइंडिंग है, सॉफ्ट से संपर्क में तो नहीं है, इंसुलेटेड है ना, ये जानकारी ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइम डिले रिले शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति में हो तो क्या होगा। तो उस समय मोटर केवल स्टार में ही चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, जब टाइमर काम नहीं करेगा तो केवल स्टार में ही चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अल्टरनेटरों को समानांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो उस समय की स्थिति क्या होती है। वोल्टेज और आवृत्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। जबकि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक करंट नियंत्रण डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो फाइबर ग्लास जो है वो श्रेणी बी के कुचालक का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो आप सिंगल फेज मोटर का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंतर्गत एक परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है और स्टार्टिंग बाइंडिंग है और रनिंग बाइंडिंग है। तो इस तरह का जो सिंगल फेज मोटर होता है उसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं, यानी अस्थायी संधारित्र मोटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर, चित्र में दिखाए अनुसार ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर का नाम क्या है। तो जैसा कि आप इंसुलेटर देख रहे हैं तो ऐसा इंसुलेटर आपको गाँव में देखने को मिल जाता होगा खम्भे पे। ठीक है, तो ये 600 वोल्ट तक के वोल्टेज को झेल सकता है। तो यह कौन सा इंसुलेटर है, इसे साइकिल इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, और पिन इंसुलेटर कुछ इस तरह का होता है जिसमें 11,000 की वोल्टेज की सप्लाई आती है। तो ये 33 kV तक यूज होता है, 11 से 33 kV तक
जो कि पिन इंसुलेटर होता है। तो इसका उत्तर है साइकिल इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग क्वाइल्ड को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो क्यों जोड़ते हैं? फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है, तो एनबीसी का जो क्वाइल होता है उसके श्रेणी में जो शंट बाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है। अब मान लीजिए ये शंट फील्ड खुल जाता है तो एनबीसी में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो इसमें वोल्टेज का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हैंडल क्या हो जाएगा? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा और मोटर सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। चित्र में दर्शाए गए डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो जब आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाया जाता है तो इस तरह का जो गति नियंत्रण होता है वो होता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो SF6 सर्किट ब्रेकर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सक्रिय घटक कौन है? तो सक्रिय घटक कौन कौन से होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, फिर से डायोड हो गया, इसके बाद फैट हो गया, बीजेटी हो गया, आईसी हो गया, ये सब क्या है? सक्रिय घटक है। वोल्टेज सोर्स हो गया और करंट सोर्स हो गया, ये सब सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि संधारित्र और आपके जो प्रतिरोध होते हैं और इसके बाद जो आपका इंडक्टर होता है वो होता है निष्क्रिय घटक, ठीक है। तो ये सब निष्क्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? तो मोटर जनरेटर सेट का मेन फ़ायदा होता है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो टाइमर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयोग किए गए आरेख का नाम क्या है? तो इसे अंगूठी का आरेख कहते हैं, रिंग डायग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? जब फील्ड घूमता है तो उसमें केवल 2 स्लिप रिंग लगता है, ठीक है। तो यही मेन फ़ायदा है। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है। यदि आर्मेचर घूमेगा तो आपको स्टार बाइंडिंग के लिए 4 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, डेल्टा बाइंडिंग के लिए 3 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। यदि आपका इंडक्शन वाउंड रोटर मोटर है तो इसमें भी हम 3 स्लिप रिंग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। चित्र में दिखाए अनुसार जल विद्युत संयंत्र के उस भाग का नाम बताइए जिसे यक से चिन्हित किया गया है। तो इस वाले भाग का नाम बताना है, तो इसे कहते हैं पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ये है आपकी टरबाइन, ठीक है। और ये आपका बांध है, इधर आप देख रहे हैं तो ये सर्ज टैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें 2 बाइंडिंग है। पहली बाइंडिंग है स्टार्टिंग और दूसरी है रनिंग, और इसमें परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यह कौन सा मोटर है? इसे कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्थायी संधारित्र मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हो जाएगा 10.4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है?
तो थर्मल रिले का मेन उपयोग है ओवरलोडिंग से बचाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और बूस्टर में कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग के लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो वेल्डिंग के लिए आप प्रयोग करते हैं डिफरेंशियल जनरेटर। तो वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का आप प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, किस प्रकार की लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होती है? तो उसे कहते हैं एयर कंडीशनर, ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी देख लीजिएगा। 25 नंबर देखिए, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, जनरेटर के ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन, ग्रेफाइट और कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन और ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो चित्र को आप देख पा रहे हैं, तो यह चित्र किसका है? यह चित्र है यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण का चित्र। तो आपको दिमाग में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको चित्र याद करना है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मिक्सर में करते हैं, जूसर में करते हैं, इसके बाद सिलाई मशीन में करते हैं, इसके बाद हेयर ड्रायर में करते हैं, ठीक है। हेयर ड्रायर का उपयोग शेडेड पोल मोटर में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो महत्वपूर्ण चरण होता है दोलन, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या अर्थ है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईजीबीटी का मेन कार्य होता है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 फेज मोटर में 2 या अधिक निश्चित तुल्यकालिक गति दे सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 3 फेज मोटर को रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो रीवाइंडिंग करने के लिए सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था, आप सबको पता होगा। 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 स्लॉट हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए मशीन में गर्म हवा को डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो नमी होती है वो दूर हो जाती है और इंसुलेशन अच्छा बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? तो मेन फ़ायदा ये होता है एसी ड्राइव का स्थापना और रनिंग कास्ट कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, एन चैनल जे फैट का गेट टर्मिनल कैसे वाइसिंग होता है? तो गेट टर्मिनल के साथ पक्ष अवनति होता है, यानी रिवर्स वाइसिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति पर चलता है? तो निर्धारित गति से कम गति के लिए जो नियंत्रण विधि यूज करते हैं वो आर्मेचर नियंत्रण विधि होता है, ठीक है। और निर्धारित गति से ज़्यादा के लिए जो नियंत्रण विधि यूज होता है वो होता है फ्लक्स नियंत्रण विधि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो रेटेड गति से कम गति पर आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करते हैं और रेटेड गति से अधिक गति के लिए फ्लक्स नियंत्रण विधि यूज करते हैं, ठीक।
और रेटेड गति से कम और अधिक के लिए वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि का यूज करते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि में 2 मोटर होते हैं और 1 जनरेटर होता है, पता होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रयोग करते हैं टेरेलिन धागा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का चित्र आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर AC सिंबल है और इसमें लिखा है M और अंदर से 3 वायर आया हुआ है, ठीक, और 3 वायर बाहर से है। जब 3 वायर अंदर से आए तो इस तरह का जो मोटर होता है वाउंड टाइप का मोटर होता है, यानी वाउंड रोटर मोटर होता है, यानी स्लिप रिंग मोटर होता है। तो स्लिप रिंग मोटर में वाउंड रोटर लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरण मोटर घाव रोटर के साथ 3 चरण, यानी इंडक्शन मोटर 3 फेज विथ वाउंड रोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला सब्जेक्ट देखिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो WCS का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो सरकारी विभाग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है A-B का स्क्वायर। तो A-B का स्क्वायर क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है, तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है A गुणे A का स्क्वायर गुणे A का क्यूब गुणे A का 4, यानी A पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, 3 घात है, 4 घात है। जब आधार बराबर होते हैं, आधार क्या है यहाँ पे? आधार है A और घात क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया 3, 3 6 4 10। तो टोटल घात कितने हो गए? 10 हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A पर पावर 10। ऑप्शन नंबर बी सही है, A पर पावर 10। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आशा करता हूँ कि समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो 3y और 2y को एक तरफ लिखेंगे और 14x और 25x को एक तरफ लिखेंगे। तो 14x प्लस 25x प्लस 3y प्लस 2y। अब 2y 3y को जोड़ दीजिए और 14x और 25x को जोड़ दीजिए। तो 14 25 39x हो जाएगा प्लस 3y प्लस 2y 5y हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 39x प्लस 5y। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। आई किसको निरूपित करता है? आई मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। और पी मतलब क्या होता है? मूलधन होता है। आर मतलब क्या होता है? दर होता है। एन मतलब समय होता है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा। और एस आई मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस होता है और सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस। चलिए अब अगला जो सवाल आने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग से आने वाला है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या होती है? यानी जो हम लोग इंसुलेटर यूज़ करते हैं वो किसका बनता है? तो वो बनता है पोर्सलिन क्ले का बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रबर का इंसुलेशन या चटाई बनता है, ठीक है। और एल्युमिनियम क्या है? एक चालक पदार्थ है। तांबा भी क्या है? एक चालक पदार्थ है, यानी दोनों क्या है? विद्युत चालक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? तो चित्र को देखना है और बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 पोल की एमसीबी है। 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। यहाँ पे आप देख पा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, यानी 3 पोल की एमसीबी है। तीसरा ऑप्शन देखिए 1 पोल, 2 पोल, यानी ये 2 पोल की एमसीबी है। डी वाला ऑप्शन सही है, ये 1 पोल की एमसीबी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
तो जिस एमसीबी में केवल एक वायर जुड़ता है तो एक पोल की एमसीबी हो गई, 2 वायर जुड़ेगा तो 2 पोल की एमसीबी हो जाएगी, 3 वायर जुड़ेगा तो 3 पोल की एमसीबी होगी, और 4 वायर उसमें जोड़ेंगे तो 4 पोल की एमसीबी होगी। यानी 4 इनपुट 4 आउटपुट, 3 पोल की रहेगी तो 3 इनपुट 3 आउटपुट, 2 पोल की रहेगी तो 2 इनपुट 2 आउटपुट, 1 पोल की रहेगी तो 1 इनपुट 1 आउटपुट। ऐसे आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, वेव फॉर्म पहचाने। तो वेव फॉर्म आपको पहचानना है, तो जब आपको इस तरह का वेव फॉर्म दिखता है तो ये होता है साइन वेव। कौन सा होता है? साइन वेव, ठीक है। और जब आपको इस तरह का कुछ वेव दिखे तो ये होता है ट्रेंगुलर वेव। यदि आपको इस तरह का वेव दिखता है तो ये होता है स्क्वायर वेव, ठीक है। अगर आपको इस तरह का वेव दिखेगा तो ये है डीसी का वेव, ठीक है। अगर आपको इस तरह का वेव दिखे तो ये पल्सेटिंग डीसी होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन वेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीक का नाम क्या है? तो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये किसका प्रतीक है आपको बताना है। अब कुछ इस तरह का ये प्रतीक बना हुआ है, ठीक है, और इसमें इस तरह का ये बना हुआ है। तो ये होता है कंडेंसर माइक्रोफोन। अंदर देख रहे हैं कंडेंसर लगा हुआ है, और ये बाहर वाला जो चित्र है ये माइक्रोफोन का है। अगर आपको इस तरह का चित्र दिखे तो ये तो माइक्रोफोन का हो जाएगा, लेकिन अंदर अगर डाल दे रहा है, कंडेंसर लगा दे रहा है, तो ये हो जाएगा कंडेंसर माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो आपको विकल्प में देखना है और बताना है। तो पहला विकल्प जो है इसको कहते हैं क्ला हथौड़ा। क्ला हथौड़ा कहते हैं, जिससे कील निकालते हैं, ठीक है। अगला देखिए, और ये देखिए ये भी आपका बॉल पिन हथौड़ा नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हथौड़ा, ठीक है। क्रॉस हथौड़ा के नाम से जानते हैं। अगला जो आपका चित्र है ये है बॉल पिन हथौड़ा, ये है बॉल पिन हथौड़ा। ऊपर का जो फेस है आप देख रहे हैं बॉल के आकार का होता है, तो इसलिए इसको बॉल पिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो आप चित्र देख रहे हैं डी नंबर, इसे कहते हैं मैलेट। मैलेट मतलब लकड़ी का हथौड़ा। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो फ्यूज का है, एक तरह का सुरक्षात्मक उपकरण है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 50 प्रश्नों को हल करा है। तो क्वेश्चन कैसे थे इसका फीडबैक दीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी इसका भी फीडबैक दीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ मिलेगी और समय समय पे आपको भर्ती की जानकारी भी मिलती रहेगी, ठीक है। कोई भी प्राइवेट वैकेंसी है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोई पद खाली है, फिटर का कोई पद खाली है किसी फैक्ट्री में, तो उसकी जानकारी आपको उस पर मिलती रहेगी, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट, वीडियो और वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर के इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।